पाम ऑयल है वो हमारे शरीर के लिए और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाने के लिए कितना ज़्यादा ज़िम्मेदार है? जैसे बिस्किट हो गया या केक हो गया, पेस्ट्रीज़ हो गई, नमकीन हो गई, जो भी आपको या चिप्स जैसे यही मोस्टली सामान हुँ, अवेलेबल हुँ, हुँ। हैं जो रेडी टू ईट फूड में सबसे ज़्यादा चलते हैं। करेक्ट। तो उन सब में पाम ऑयल होता है, हुँ। उस पे पैकेट पे भी लिखा रहता है, ये लेकिन डेंजरस होता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें स्टडीज़ आई, लोगों को पता चला कि पाम ऑयल बैड है, तो वेजिटेबल ऑयल लिखा जाने लगा, ऐसा होता है? ऐसा होता है बिकॉज़ पाम ऑयल अल्टीमेटली है तो वेजिटेबल ऑयल ही। हुँ। तो अच्छा। इस तरह से उसकी मार्केटिंग और आजकल साथ में एक चीज़ और हो रही है जो मतलब देखने में आती है कि आप पाम ऑयल है तो उसको कम पाम ऑयल या पाम ऑयल फ्री भी बोल देते हैं। हाँ। और प्लस उसका एक और गिमिक है जो मतलब आजकल जो खूब चल रहा है कि उसमें 2-3 ऑयल मिक्स कर देते हैं। उसमें पाम ऑयल भी लिख देंगे, उसमें पीनट ऑयल भी लिख देंगे, उसमें राइस ब्रान ऑयल भी लिख देंगे। अब ओके। उसमें 3 ऑयल लिख दिए लेकिन ये नहीं बताएँगे कि किस क्वांटिटी क्या कौन-सा है? कितना परसेंटेज कितना है। एग्ज़ैक्टली कौन-सा तेल खाएँ, किस मात्रा में खाएँ, जिससे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े? जैसे ऑलिव ऑयल जो बहुत चर्चा में भी रहता है। हाँ, आजकल एक पीनट ऑयल होता है, सरसों का तेल, मस्टर्ड मस्टर्ड ऑयल ऑयल। होता है। तो ये सारे जो राइस ब्रान ऑयल है, तो ये सारे ऑयल्स अच्छे हैं। आप इनको रोटेशन में खा सकते हैं, आप इनको कंटीन्यूअस भी खा सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पराठा बनाते हैं, हुँ, तो वो तेल जब तक धुआँ ना देने लगे, हुँ, जल ना जाए हम लोग तब तक पराठा बनाते हैं। हुँ। सब्ज़ी भी बना रहे हैं तो तेल पूरी तरह से गर्म होके जब तक धुआँ नहीं देता हम लोग उसमें कोई भी चीज़ नहीं डालते। कुछ ऐसा है पकाने का एक सही तरीका पकाने तेल का को? तरीका ये है कि जैसे जब धुआँ निकलने लगता है, तो हर तेल का एक क्वालिटी होता है, हुँ, उसको बोलते हैं स्मोकिंग पॉइंट। ठीक है। जब स्मोक निकलने लगता है तेल में से, इसका मतलब तेल आपका खराब हो गया है। अच्छा कई बार जैसे घरों में भी होता है कि अगर पूड़ियाँ तल रहे हैं हम, तो इतना सारा तेल डल गया, हुँ, तो घर पे भी जो खाना बनाने वाले लोग हैं, हुँ, तेल को स्टोर कर लेते हैं कि हुँ। चलो इसी तेल में थोड़ा-सा पका लेंगे। ये प्रैक्टिस सही है कि नहीं? तेल को कभी भी रीयूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। ठीक है? बिकॉज़ क्या होता है कि तेल को आपने कितना ही अच्छा, कितना ही महँगा आपने तेल खरीदा हो, एक बार उसका आपने हीटिंग कर दिया, हुँ, उसको बॉइलिंग कर दिया, उसके बाद में उसमें ट्रांस फैटी एसिड्स बन जाते बन हैं, जाता जो सैचुरेटेड फैट से भी कई गुना खतरनाक होते हैं, ट्रांस फैट्स। है। या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिससे हम अपने शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं? तो अखरोट से क्या होता है कि जो आपका एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड लेवल है, वो कम होते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है। और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल वो बढ़ते हैं। दूसरी बात आपने सीड्स सुने होंगे, हाँ। जो बीज आते हैं तरह-तरह के, जैसे चिया सीड्स, हुँ, जैसे अलसी पम्पकिन फ्लैक्स सीड सीड्स। हो गया, पंपकिन सीड्स हो गए, चाहे कोई भी सीड्स हो बिकॉज़ उसमें फाइबर अच्छा होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपका एचडीएल को बढ़ाता है। तो डॉक्टर ऐसा है क्या कि अगर कोलेस्ट्रॉल जिनका बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, उनको आगे चलकर दिल से जुड़ी या फिर कोई और बहुत गंभीर बीमारियों का खतरा रहता है? अब वो किसी भी जगह है, ये मेनली क्या होता है हार्ट में होता है, हुँ, तो हार्ट की ब्लड सप्लाई कम होने से आपने सुना होगा हार्ट अटैक्स आते हैं, करेक्ट। ठीक है? जैसे ब्रेन की ब्लड सप्लाई कम हो गई, ब्रेन को जो सप्लाई स्ट्रोक आता करती है। है तो स्ट्रोक आ गया। हुँ, इफ किडनी में कम हो गई तो किडनी में प्रॉब्लम हो जाएगी, फेल हो आपका जाएगी। किडनी फेल हो जाएगा। आपके हाथों पैरों की नसों में प्रॉब्लम हो गई तो वो आपको गैंग्रीन, एक ऐसी गैंग्रीन की प्रॉब्लम होती है, वो हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि फिर एम्पुटेशन, हाथ ही काटना पड़ता है या पैर काटने पड़ते हैं इस तरह से। आजकल आप हर दिन आए दिन किसी न किसी के मुँह से सुनते रहते हैं कि यार मेरा कोलेस्ट्रॉल इम्बैलेंस है और पहले हम सोचते थे कि ये बड़े बूढ़ों की बीमारी है, बट अब ऐसा नहीं है। मोस्टली जो 25 से 40 साल वाली एज ग्रुप है, उसमें कोलेस्ट्रॉल की जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब ऐसे में आपके मन में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के जो केसेज़ हैं, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिसे आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी पर कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है, वो कौन-सी खाने की चीज़ें हैं, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, इसे कम करने के लिए हम अपनी लाइफ़स्टाइल में क्या बदलाव कर सकते हैं और वो कौन से ट्रिगर और रिस्क फैक्टर्स हैं, जो हमें हर दिन हाई कोलेस्ट्रॉल की तरफ धकेल रहे हैं। इसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ है डॉक्टर सर्वेश प्रजापति, जो कि कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट है नारायणा हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, इस सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर, सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर, हम बात कर रहे थे तेल की। हम अभी पॉडकास्ट के शुरुआत में ही हमने तेल पर इतनी अच्छी खासी डिस्कशन की है कि कैसे तेल जो है वो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को इम्बैलेंस कर रही है और किस तरह जो तेल की मार्केटिंग की जा रही है अलग-अलग तरह से, वो भी हमें कहीं न कहीं एक तरह से फूल बनाने की कोशिश की जा रही है और मार्केटिंग गिमिक के ज़रिए हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम एग्ज़ैक्टली कौन-सा तेल खाएँ,
किस फॉर्म में खाएं, कितनी मात्रा में खाएं। तो सबसे पहले हम शुरुआत तेल से ही करते हैं। हमारी ऑडियंस को तेल के बारे में जानना बड़ा पसंद आता है और उनको लगता है कि जब हम सब चीज़ें छोड़ ही देंगे तो खाएंगे क्या। तो शुरुआत इसी से करते हैं। आप पाम ऑयल की बात कर रहे थे, सबसे पहले तो यही बताइए कि जो पाम ऑयल है वो हमारे शरीर के लिए और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाने के लिए कितना ज़्यादा जिम्मेदार है। सबसे पहले मैं पाम ऑयल की बात करूँगा। तो पाम ऑयल आप जो भी बाहर से जो भी पैकेज फूड खरीदते हैं, जो भी, चाहे उसमें बेकरी फूड्स ले लीजिए, जैसे बिस्किट हो गया या केक हो गया, पेस्ट्रीज़ हो गई, नमकीन हो गई, जो भी आपको, या चिप्स, जैसे यही मोस्टली सामान अवेलेबल हैं जो रेडी टू ईट फूड में सबसे ज़्यादा चलते हैं। करेक्ट। तो उन सब में पाम ऑयल होता है, उस पे पैकेट पे भी लिखा रहता है ये, लेकिन डेंजरस होता है। पाम ऑयल इसलिए डेंजरस होता है क्योंकि उसमें 50% जो है, हर ऑयल में एक सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट का परसेंटेज होता है, टोटल मिला के 100% बनता है। पाम ऑयल में 50% सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, अच्छा। और सैचुरेटेड फैट होते हैं वो बैड फैट्स माने जाते हैं। ठीक है। जैसे बॉडी में एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, गंदा कोलेस्ट्रॉल, वैसे ही गंदी फैट जो है, जो बाहर से हम लेते हैं, वो सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स होती है। तो इसमें 50% मात्रा जो है वो सैचुरेटेड फैट्स की होती है। और आप बाहर से जो भी खा रहे हो रेडीमेड फूड, उसमें सबसे ज़्यादा पाम ऑयल होता है। ये आपका गंदा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, बैड बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल जिसको एलडीएल बोलते हैं, वो बढ़ाता है। पाम ऑयल की मार्केटिंग क्या वेजिटेबल ऑयल की तरह बोल करके भी की जाती है? क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि जितने भी पैकेज्ड आइटम्स होते हैं उसमें पहले पाम ऑयल लिखा होता है, लिखा होता भी था पहले, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें, स्टडीज आई, लोगों को पता चला कि पाम ऑयल बैड है, तो वेजिटेबल ऑयल लिखा जाने लगा। ऐसा होता है? ऐसा होता है बिकॉज़ पाम ऑयल अल्टीमेटली है तो वेजिटेबल ऑयल ही। तो अच्छा। इस तरह से उसकी मार्केटिंग, और आजकल साथ में एक चीज़ और हो रही है जो मतलब देखने में आती है कि आप पाम ऑयल है तो उसको कम पाम ऑयल या पाम ऑयल फ्री भी बोल देते हैं। हाँ। और प्लस उसका एक और गिमिक है जो मतलब आजकल जो खूब चल रहा है कि उसमें 2-3 ऑयल मिक्स कर देते हैं। उसमें पाम ऑयल भी लिख देंगे, उसमें पीनट ऑयल भी लिख देंगे, उसमें राइस ब्रान ऑयल भी लिख देंगे। अब ओके। उसमें 3 ऑयल लिख दिए, लेकिन ये नहीं बताएँगे कि क्वांटिटी कौन-सा है। कितना परसेंटेज कितना है। तो ये एग्जैक्टली। पाम ऑयल खतरनाक है, तो उन्होंने एक दूसरा रास्ता निकाला है उसको यूज करने का। मार्केटिंग करने का तो उसको। आपको मतलब हाँ। क्या लगता है कि पाम ऑयल का इस्तेमाल इंडिया में इतना ज़्यादा क्यों किया जाता है? क्योंकि जहाँ तक मैंने अभी स्टडीज़ और रिसर्च की है, उसमें बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर पाम ऑयल बैन है। लेकिन अगर हम अपने भारत, अपने देश को देखें, तो यहाँ पर पाम ऑयल का खुलेआम इतना ज़्यादा जो है इस्तेमाल हो रहा है। और जबकि हमें पता है कि हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, उसके बावजूद भी। तो ऐसा क्या है पाम ऑयल में जो इतना इस्तेमाल होता है? सबसे इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है पाम ऑयल का, पाम ऑयल हमारी कंट्री में नहीं होता है। हुँ। हम लोग इसको आयात करते हैं बाहर अच्छा। से, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सब कंट्रीज से। बट उसकी अच्छी चीज़ पाम ऑयल की फ्रॉम द मार्केट इंडस्ट्री प्रोस्पेक्टिव से ये है कि जो पाम ऑयल होता है उसको इजीली स्टोर किया जा सकता है। अच्छा। उसके बाद में उसको इजीली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। उसमें तामझाम नहीं प्लस होता। तामझाम नहीं है, और वो सस्ता भी होता है बाकी ऑयल्स के कंपैरिजन में। ओके। तो और चौथी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसका टेस्ट भी अच्छा होता है। हुँ। तो ये सारी चीज़ें उसको फेवरेट बना देती है, जो भी रेडीमेड फूड्स जो बनाते हैं जो लोग, उनके लिए बहुत ही अच्छी, मतलब दिस इज़ वेरी गुड अल्टरनेटिव, बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है पाम ऑयल। इसीलिए पाम ऑयल को अभी कंट्री से देश से जाना बहुत मुश्किल है। एग्ज़ैक्टली। हाँ, मतलब जो इंडस्ट्री के लोग हैं, या उनके लिए पाम ऑयल तो सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, सस्ता सुंदर टिकाऊ। बढ़िया माल है एकदम, कि राइट। ना उसको प्रिज़र्व करने की झंझट है, हुँ, ना उसको ज़्यादातर स्टोर करने की झंझट है। एनहांस भी टेस्ट को बेटर करता है और राइट, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मतलब तामझाम करने की भी करने के ज़रूरत लिए। नहीं है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स वो लोग ज़्यादातर बेचते हैं और हम खा रहे हैं एज़ एन ऑडियंस। राइट। तो जो लोग पाम ऑयल का कंज़म्पशन इतना ज़्यादा करते हैं, तो उनमें कितने चांसेस है कि शरीर में उनके बैड कोलेस्ट्रॉल पनप रहा है? देखो, इसमें सैचुरेटेड फैट 50% हुँ। 50% से ज़्यादा इसमें सैचुरेटेड फैट है, तो ठीक। डेफिनेटली ये जो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाता है। हुँ। अब क्या है कि यंग पॉपुलेशन में जो लोग ये नहीं, जिनको रिस्क फैक्टर्स नहीं है बहुत ज़्यादा, उनमें तो ये कुछ नहीं करेगा, हुँ। लेकिन जिसमें रिस्क फैक्टर है उसका एडिशनल इफेक्ट आएगा, ये बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं बॉडी में, हुँ, हुँ। वो फिर करेगा, जैसे हार्ट अटैक हो गया, पैरालिसिस हो गया। ये उनके लिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एकदम ही बंद कर बंद कर दीजिए उसको, बट ये है कि कुछ लोग हैं वो डेली बेसिस पे खा रहे हैं। प्रतिदिन इसका सेवन कर रहे हैं और खूब मात्रा में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की तरह उसको खा रहे हैं। हुँ।
तो वो खतरनाक है। एग्जैक्टली आपने कहा कि जो लोग रिस्क फैक्टर्स पर हैं, अगर वो पाम ऑयल का जो कंजप्शन है ज़्यादा करते हैं तो उनमें बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस है, जिससे हार्ट अटैक, पैरालिसिस इस तरह की दिक्कत हो सकती है। कौन से लोग हैं जो रिस्क फैक्टर्स पर हैं? जो एक्चुअली मेरा कहने का मतलब ये है कि जो रिस्क फैक्टर है ये सब में ही बढ़ाएगा, नॉर्मल लोगों में भी बढ़ाएगा, जिसमें रिस्क फैक्टर है उनमें भी बढ़ाएगा, बट जिनमें रिस्क फैक्टर है उसमें उतना ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा जितना नॉर्मल लोगों से बढ़ेगा, तो वो ज़्यादा रिस्क पे होंगे। ज़्यादा रिस्क पर होंगे। तो रिस्क फैक्टर मैं आपको बताऊंगा कि रिस्क फैक्टर, पहला रिस्क फैक्टर तो एज है, ओके। जिनकी एज ज़्यादा है, 50 प्लस जो है। दूसरी चीज़ है जिनको साथ में बीमारियां हैं, जैसे जैसे शुगर हो गया, किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम हो गई। तीसरी चीज़ है कि एडिक्शन, एक्स्ट्रा एडिक्शंस, कोई स्मोकिंग कर रहा है, अल्कोहल। अल्कोहल इनटेक हो रहा है। और चौथी चीज़ वो है जिनको जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे फैमिली में सबका ही कोलेस्ट्रॉल हाई है और इतना हाई कोलेस्ट्रॉल होने के बाद भी आप खा रहे हो, खा रहे हो। तो फिर आपको नॉर्मल लोगों से फिर उतना ही रिस्क आपका बीमारी होने का बढ़ जाएगा। और एक और इसमें सबसेट है जो हम लोग अक्सर अवॉइड कर देते हैं। इंडियंस में जो ओवरवेट पॉपुलेशन है, जैसे एक होता है बीएमआई, तो जब बीएमआई ज़्यादा होता है इंडियंस में, 23 से ज़्यादा बीएमआई होते ही उसको ओवरवेट कैटेगरी में आ जाते हैं वो लोग। और तो उन लोगों में क्या होता है कि वो एक ऐसा हिडन रिस्क फैक्टर है जो कोई उसको सोचता नहीं है उसके बारे में। तो वो लोग भी ज़्यादा खाएँगे तो वो ओबेसिटी भी बढ़ेगी, प्लस बैड कोलेस्ट्रॉल भी उतना ही ज़्यादा बिल्कुल। हमारे खतरनाक यहाँ होगा। जो लोग ओवरवेट या ओबीज़ होते हैं उनको बोला जाता है खाते-पीते घर के। राइट, उनको बीमारी की तरह देखते ही नहीं। उन्हें लगता है कि ये तो खाते-पीते घर के हैं, तो राइट। हष्ट-पुष्ट एकदम बॉडी है इनकी, सुडौल सही है एकदम से। आप ज़्यादा पतले दिखते हो तो आपको लोग ज़्यादा बोलते हैं कि अरे कुछ तो खाया करो राइट। ऐसे। बट ये एक हिडन फैक्टर है। आई थिंक ओबेसिटी जिस हिसाब से इंडिया में बढ़ रही है, ये ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को बढ़ा रही है और रूट कॉज़ भी है ये बहुत हद तक। सो हुँ। एक मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, जो इंडियन पॉपुलेशन है हुँ, उसमें जो रेंज है, जितना वेट, इफ फॉरेनर का वेट मान लो 80 केजी है, हुँ। ठीक है, तो उसको 80 केजी से ज़्यादा इफ ओबीज कहेंगे हम लोग सेम हाइट के साथ, तो इंडिया में हो सकता है हम 70 केजी के ऊपर उसको ओवरवेट ओबीज़ कहेंगे। अच्छा। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा रिस्क पे हैं सेम वेट में। हुँ। इफ सपोज एक इंडियन की और एक वेस्टर्न पर्सन की हाइट सपोज 180 सेंटीमीटर है हुँ। और दोनों का वेट 90 केजी है, तो हम लोग ज़्यादा ज़्यादा रिस्क पे हैं विद द सेम ओके। वेट, ऐसा विद द क्यों? सेम बीएमआई। क्योंकि हमारे जो फैट डिपोजिशन होता है वो विसरल फैट सबसे ज़्यादा होता है हम लोगों में उनके कंपैरिजन में। जैसे उनमें फैट का डिपोजिशन होता है तो वो बाहर अंदर सेम होता है, लेकिन हम लोगों में क्या होता है इंडियंस में विसरल जो फैट होता है, जो अंदर शरीर के अंदर जो दिखता नहीं है, हुँ। वो ज़्यादा डिपोजिशन होता है और वो उससे ज़्यादा खतरनाक होता है बाहर वाले फैट से। ओके। इसलिए हम लोगों में जो क्राइटेरिया है ओबेसिटी के, ओवरवेट के, उनके कंपैरिजन में कम वेट से, कम वजन से स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब अगर वो 80 किलो के हैं और हाँ, हम 70 किलो के हैं, तो हम ओबीज़ की कैटेगरी में आ सकते हैं, आ वो सकते भले आए ना हैं। आए। राइट, तो मतलब विरासत में कुछ ऐसी बीमारियाँ और कुछ ऐसी चीज़ें हमें मिली हुई हैं, जो राइट, ऑलरेडी हमें एक अंडरलाइन राइट। फैक्टर की तरफ बढ़ा रही होती हैं। तेल पर ही आते हैं वापस से, पाम ऑयल के बारे में आपने हमें इतनी सारी चीज़ें बता दी। ये भी बताया कि बहुत सारी ऐसे खाने की चीज़ें हैं, जो ज़्यादातर इंस्टेंट फूड्स या रेडी टू ईट वाले हैं, उसमें पाम ऑयल होता ही होता है। जैसे कई बार वेजिटेबल ऑयल के नाम से भी बेचा जाता है। राइट, पाम ऑयल के अलावा जो जितने तेल हम कंज्यूम करते हैं, अगर अपनी डेली लाइफस्टाइल की बात करें, सरसों का तेल हो गया, राइस ब्रान हो गया, ग्राउंडनट ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, पीनट ऑयल हो गया, इन सब के बारे में थोड़ा-सा बताइए कि अगर किसी एक इंसान को समझना हो कि हम कौन-सा तेल खाएँ, किस मात्रा में खाएँ और किस तरह से अगर मिला कर के भी खाना हो, तो वो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए जिससे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े? देखो जैसे जितने भी आपने ऑयल्स बताए हुँ, वो सारे अच्छे ऑयल्स हैं मेरे ठीक है। हिसाब से, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट 80% जो है अनसेचुरेटेड फैट्स होता है, ओके, जो हेल्दी फैट्स होता है ठीक है। अनसेचुरेटेड फैट्स। और 20% के अराउंड 20% उसमें सेचुरेटेड फैट्स होता है। जो हुँ, जितने भी आपने जैसे ऑयल बताए, जैसे ऑलिव ऑयल जो बहुत चर्चा में भी रहता है, हाँ, आजकल एक पीनट ऑयल होता है, और सरसों का तेल, मस्टर्ड मस्टर्ड ऑयल ऑयल है। होता है। हुँ, तो ये सारे जो राइस ब्रान ऑयल है, हुँ, तो ये सारे ऑयल्स अच्छे हैं, आप इनको रोटेशन में खा सकते हैं, आप इनको कंटिन्यूअस भी खा सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक बिकॉज़ ये सारे ऑयल्स, जैसे ऑलिव ऑयल है वो थोड़ा महँगा पड़ता है, अमीरों का तेल। अमीर लोगों का तेल है। लेकिन उसके बराबर मैं मानता हूँ कि सरसों का तेल इक्वली
गुड, गुड। उसके एकदम बराबर है। ठीक। उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि ऑलिव ऑयल और सरसों के तेल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो। टेस्ट का ही थोड़ा बहुत हाँ, होगा। टेस्ट का थोड़ा बहुत है, लेकिन इंडियन पॉपुलेशन तो सरसों का तेल खाती है, तो हुँ। उनको टेस्ट से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो ये सस्ता भी अवेलेबल है, प्लस इसके कच्ची घानी फॉर्म जैसे क्या बोलते हैं, कोल्ड प्रेस्ड। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल अवेलेबल है। हुँ। तो मेरे हिसाब से सरसों का तेल या पीनट ऑयल और राइस ग्राउंडनट, ब्रान राइस ऑयल, ब्रान। ये सारे के सारे तेल अच्छे हैं, आप इनको खा सकते हो बिकॉज़ इनमें जो फैट्स अनसैचुरेटेड जो हेल्दी फैट्स हैं वो 70-80% होते हैं। ओके। तो इनको खाने का भी कोई सही तरीका है? क्योंकि जैसे अगर हम लेट्स सपोज़ पराठा बनाते हैं, हुँ, तो वो तेल जब तक धुआँ ना देने लगे, हुँ, जल ना जाए हम लोग तब तक पराठा बनाते हैं। हाँ। सब्ज़ी भी बना रहे हैं तो तेल पूरी तरह से गर्म होके जब तक धुआँ नहीं देता हम लोग उसमें कोई भी चीज़ नहीं डालते। कुछ ऐसा है पकाने का एक सही तरीका पकाने तेल का को? तरीका ये है कि जैसे जब धुआँ निकलने लगता है, तो हर तेल का एक क्वालिटी होता है, हुँ, उसको बोलते हैं स्मोकिंग पॉइंट। ठीक है। जब स्मोक निकलने लगता है तेल में से, इसका मतलब तेल आपका खराब हो गया है, अच्छा। वो डीनेचुरेट हो गया हुँ, तेल। तो आपको स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए किसी भी खाने में। जब स्मोक उठने लगे, इसका मतलब वो तेल का जो क्वालिटी है वो खत्म हो चुका है, चाहे आप कितना ही अच्छा ऑयल ले लें, तो चाहे उसको कितना फेंक ही देना कोल्ड चाहिए प्रेस्ड, फिर? बिल्कुल फेंक देना चाहिए। इफ कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, जैसे क्या होता है कि स्मोकिंग पॉइंट होता है, हुँ, तो हमारे जो इंडियंस की जो हम लोग जो खाना पकाते हैं, वो हम लोग बहुत ही हाई फ्लेम, बहुत ही हीटिंग के साथ पकाते हैं, पकाते हैं। जिसमें टेम्परेचर बहुत हाई होता है, हुँ, मे बी 250 300 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। हुँ, तो उसमें क्या होता है कि जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होते हैं, और एक होता है फैक्ट्री मेड ऑयल। हुँ। तो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होते हैं, उनका स्मोकिंग पॉइंट कम होता है, वो जल्दी धुआं देने लगेंगे। अच्छा, इसमें खाली एक ही एक्सेप्शन है, वो है सरसों का तेल। सरसों का तेल। जो सरसों का तेल जो होता है, कोल्ड प्रेस्ड और रिफाइंड, हुँ, दोनों के दोनों जो हैं, वो उनका सेम स्मोक पॉइंट होता है। तो ओके, आप उनको जो भी इंडियन कुकिंग जो हमारी हाई हीट कुकिंग है, उसमें आप यूज़ कर कर सकते सकते हैं कोल्ड प्रेस्ड ऑयल को। हुँ, तो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल की क्वालिटी भी आपकी मेंटेन रहेगी, हुँ, कि रिफाइंड में आपको नहीं जाना नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। और दूसरी बात, उसका स्मोक पॉइंट ज़्यादा है, तो वो धुआँ भी नहीं देगा। अच्छा, लेकिन ये है कि आप धुआँ वाली जो कुकिंग होती है, जिसमें धुआँ उठता है, उसको बेटर है अवॉइड ही किया जाए, क्योंकि बिल्कुल। उसके बाद में उस तेल की क्वालिटी खत्म हो जाती है धुआँ उठने के बाद में। ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया क्योंकि मेरे हिसाब से आजकल जो खाने का क्राइटेरिया है जिस हिसाब से बदला है उसमें लोग यही कहते हैं जब तक तेल धुआं नहीं छोड़ेगा तब तक तो खाने का स्वाद आएगा नहीं। तो तेल से धुआं छोड़ा है तभी आप जीरे का छौंका लगाओ, तभी सब्जियां डालो या तभी पराठे सेको उस पर, बट ये गलत चीज़ है। हाँ, उस तेल को फेंक देना चाहिए। राइट। ठीक है। अच्छा, कई बार जैसे घरों में भी होता है कि अगर पूड़ियाँ तल रहे हैं हम, इतना सारा तेल डल गया, हुँ, तो घर पे भी जो खाना बनाने वाले लोग हैं, हुँ, तेल को स्टोर कर लेते हैं कि हुँ। चलो इसी तेल में थोड़ा-सा पका लेंगे। ये प्रैक्टिस सही है कि नहीं? घर पर अगर कर रहे हैं तो। बाहर तो हमें पता ही है कि वो तो बार-बार रीयूज़ करते ही हैं। घर पर प्रैक्टिस देखो, सही है कि नहीं? तेल को कभी भी रीयूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। ठीक है? बिकॉज़ क्या होता है कि तेल को आपने कितना ही अच्छा, कितना ही महँगा आपने तेल खरीदा हो, एक बार उसका आपने हीटिंग कर दिया, हुँ, उसको बॉइलिंग कर दिया, उसके बाद में उसमें ट्रांस फैटी एसिड्स बन जाते बन हैं, जाता है। जो सैचुरेटेड फैट से भी कई गुना खतरनाक होते हैं, ट्रांस ओके। फैट्स। अच्छा, तो उस तेल को मतलब उस हिसाब से कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपको वो सस्ता पड़ रहा हो, हाँ, ठीक है? लेकिन हेल्थ वाइज़ उससे खराब कोई चीज़ हो नहीं सकती है। ओके। अच्छा, आपने ट्रांस फैटी एसिड की बात की। आजकल बहुत सारे तेल ऐसे मिलते हैं जिसमें लिखा रहता है ज़ीरो ट्रांस फैटी एसिड। इसका क्या मतलब है? इसको थोड़ा-सा समझाइए। जो ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं, वो मेनली जब एक आर्टिफिशियल प्रोसेस के द्वारा इसको जो नॉर्मल तेल होता है, लिक्विड तेल को जब हम सॉलिड उसमें फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, हुँ, तो हुँ। उसको बोलते हैं ट्रांस फैट्स। ओके। उसको बोलते हैं, जैसे वनस्पति घी हुँ, अवेलेबल, वनस्पति घी आता है हुँ, जैसे, हुँ। वो टेस्टी होता है, बट उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट्स ट्रांस फैट होती होते है। हैं, हाँ। तो उसको हम ट्रांस फैट्स बोलते हैं। अब जैसे 0% ट्रांस फैट्स, एक्चुअली ट्रांस फैट, जो ट्रांस फैट्स होता है वनस्पति तेल में पहले से नहीं होता, उसको एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू ही पैदा किया जाता है। और अच्छा। इवन इफ लिक्विड फॉर्म में है तेल, तो हुँ। बहुत कम चांसेस होते हैं कि उसमें ट्रांस फैट्स हो। तो 1 सेकंड, आपने कहा कि लिक्विड तेल में चांसेस कम है कि ट्रांस फैट हो, हाँ, तो फिर वो पहले से ही जो तेल पर लिखे आते हैं ज़ीरो ट्रांस फैटी एसिड उसका मतलब? वो मार्केटिंग गिमिक हो सकता है। बस ऐसे ही मतलब ऑडियंस को उसमें बेवकूफ़ हाँ, बनाने के क्योंकि लिए? ट्रांस फैट्स होता नहीं है लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में होता ही नहीं है। होता ही नहीं है। तो मतलब ये हमें बेवकूफ़ ही बनाया जा रहा है कि आप तेल को ज़ीरो ट्रांस फैटी एसिड लिख कर के बेच रहे हो जबकि उसमें होता ही नहीं है। राइट, तो आपने उसी हिसाब से उसको ज़ीरो कर दिया। राइट। तो ट्रांस फैटी एसिड बनता क्या है? जब हम तेल को पकाते हैं तब बनता है यस। उसमें ट्रांस फैटी एसिड? तो इसका क्या है, आर्टिफिशियल जैसे हम लोग कुकिंग करते हैं, हुँ, जैसे समोसे बन रहे हैं, हुँ। तो उसमें जब हीटिंग रीहीटिंग होती है, तो उसके बाद में उसका ट्रांस फैटी एसिड्स बनता है। अच्छा, या फिर आप कोई केमिकल प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, जैसे ओके, वनस्पति घी बनता हाँ, है, जो ऑयल से उसको क्या बोलते हैं,
लिक्विड फॉर्म से जब सॉलिड सॉलिड फॉर्म में फॉर्म में कन्वर्ट आता है। करते हैं, तो वो क्या होता है कि उस टाइम आपका ये ट्रांस फैट्स बनता है, ओके, मतलब जब तक हम उसको पकाएंगे नहीं तब तक ट्रांस फैट बनेगा नहीं। बनेगा नहीं। तो उसमें पहले से जो जीरो ट्रांस फैट लिख करके बेचा जा रहा है वो मान लो मतलब इसमें पॉसिबल भी हो, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है नहीं कि बहुत ज़्यादा उसमें ट्रांस फैट्स हो। लाइक इफ सपोज कि किसी में 2% हम्म दे रहे हो और हम्म उसको 0% कर दिया, तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है। ठीक है। आपने डॉक्टर जो शुरुआत में तेलों के नाम लिए हुँ, कि ये सारे अच्छे तेल हैं, इसे खाए जा सकते हैं, राइट। इन्हें भी किसी एक लिमिटेड मात्रा में खाना चाहिए? एक्चुअली जो मात्रा है, हम्म वो एक्चुअली 4 स्पून्स तक आप एक दिन में खा सकते हैं। एक इंसान के एक लिए? इंसान के लिए, और वो जो है वो घी, तेल सब कुछ मिला के है। ऐसा नहीं कि आप घी अलग खा रहे हो, अच्छा। बटर अलग खा रहे हो और तेल अलग अलग खा रहे हो, ऐसा नहीं है। जो भी मतलब जो भी आपका फैट जाना है इन द हम्म फॉर्म ऑफ ऑयल, हम्म जैसे ऑयल खा रहे हो, तेल खा रहे हो या घी खा रहे हो, हम्म बटर खा रहे हो या क्या बोलते हैं चीज़ खा रहे हो, हम्म, तो वो सब फॉर्म सारी की सारी अलग-अलग जो फॉर्म्स हैं, वो सारी मिला के आप 4 स्पून्स तक ले सकते ले हैं, ठीक सकते है? हैं। बट ये जो मैं बता रहा हूँ 4 स्पून्स, ये नॉर्मल हेल्दी लोगों के लिए है। ओके। ठीक है, अब किसी को हार्ट की बीमारी हम्म है, किसी को स्टेंट लगे हुए हैं, किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, हम्म तो उनके लिए क्राइटेरिया फॉलो नहीं होता है। उनके लिए फिर है कोई हाँ, उनके क्राइटेरिया? लिए क्राइटेरिया ये है कि आप जो एक्चुअली क्राइटेरिया बनाना बहुत मुश्किल है पेशेंट्स के हम्म लिए, बट मेरे हिसाब से 50% अमाउंट होना चाहिए कि आप 4 की जगह आप 2 दो खाने चम्मच ही लगो। खाओ। बाकी हम लोग एक लिपिड प्रोफाइल करके टेस्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पेशेंट को गाइड करते हैं कि कितना आप खा सकते हो, कितना नहीं खा सकते हो। अच्छा, तो ये कोलेस्ट्रॉल के लिए टेस्ट होता है लिपिड प्रोफाइल? यस। तो अगर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट किसी ने कराया है, उसमें क्या पैरामीटर्स आते हैं जिस हिसाब से आप उन्हें खाने की एडवाइस करते हैं? तो लिपिड प्रोफाइल में एक्चुअली 4 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है। एक होता है हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल, ओके, जो सारे कोलेस्ट्रॉल मिला के होता है। हम्म एक होता है ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको एलडीएल। एलडीएल बोलते हैं, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल। जिसको एसडीएल हम्म बोलते हैं। तो ये 4 कंपोनेंट होते हैं। तो उसमें मैं आपको एक नॉर्मल रेंज बताता हूँ, हम्म ठीक है? और अगेन ये नॉर्मल रेंज है, वो नॉर्मल लोगों के लिए है। ओके। ये जिसको भी बीमारी है उस रेंज को हम लोग फॉलो नहीं नहीं कर करते हैं सकते। बीमार लोगों में, बट ठीक है। नॉर्मल लोगों में जो रेंज है, आप इसको 200, 150, 150 ऐसे करके आप कर सकते हो कि आपका जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो 200 से कम होना चाहिए। ठीक है। आपका जो ट्राइग्लिसराइड लेवल होता है वो 150 से कम होना चाहिए। उसके बाद में जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल, वो आपका 100 से कम होना चाहिए। ओके। और जो एसडीएल है वो 50 से अबव होना चाहिए। अच्छा, गुड कोलेस्ट्रॉल गुड ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा। ज़्यादा होना चाहिए। कुछ ऐसे मतलब तरकीबें हैं या हाँ। फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिससे हम अपने शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं? हाँ, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली बात तो आप जो भी आपको क्या क्या होता है कि जो भी बैड हैबिट्स होती हुँ, हैं, जो भी जीवन शैली जिसकी खराब होती है, उनको पता रहता है कि जीवन शैली कोई भी खराब जीवन शैली, हुँ, चाहे वो खाने-पीने से लेके हो, चाहे वो नींद लेने से हुँ, रिलेटेड हो, चाहे वो स्ट्रेस से रिलेटेड हो, चाहे वो एक्सरसाइज़ से रिलेटेड हो, ठीक है, कि आप बैठे हो, आप बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी वॉक नहीं कर नहीं रहे हो, कर रहे। चल फिर नहीं रहे हो बिल्कुल, आप ऑफ़िस में आपने काम किया, घर चले गए, घर से आ गए, ऑफ़िस में आ गए, तो आपका बिल्कुल चलना-फिरना ही नहीं हुआ। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि आपको वो जीवन शैली, क्योंकि सबको पता होता है कि जीवन शैली किसकी खराब है, किसकी अच्छी है। खुद को भी पता तो वो होता है। खुद को पता होता है, एक वेल बीइंग आदमी को अच्छा लगता है, वो अच्छा हुँ, नहीं लग रहा हो, तो वो आपको जीवन शैली आपको चेंज करनी पड़ती है उसकी। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ ऐसे फूड्स हैं जो अवेलेबल हैं जिससे क्या होता है कि जो हेल्प करते हैं, वो हुँ, टोटली कोई भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट वो हेल्प करते हैं। ओके, लाइक आपके नट्स हो गए, जो वॉलनट है, नट्स जो ड्राई फ्रूट्स हम बोलते हैं, उसमें हुँ, सबसे अच्छा वॉलनट होता है, अखरोट, अखरोट। तो अखरोट से क्या होता है कि जो आपका एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड लेवल है वो कम होते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है। और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल, वो बढ़ते हैं। दूसरी बात, आपने सीड्स सुने होंगे, हाँ, जो बीज आते हैं तरह-तरह के, जैसे चिया सीड्स, हुँ, जैसे अलसी पम्पकिन फ्लैक्स सीड सीड्स, हो गया, पंपकिन सीड्स हो गए, चाहे कोई भी सीड्स हो, बिकॉज़ उसमें फाइबर अच्छा होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपका एचडीएल को बढ़ाता है। और तीसरी चीज़, जैसे मैंने जीवन शैली की बात करी, तो आपको गलत आपकी जीवन शैली है और उसको आप अच्छा कर दोगे, तो अपने आप आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो कम जाएगा, होगा। जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाएगा। ओके, ओके। और आपने जो ऑयल घी हमने ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं। डिस्कस कर लिया है, तो कम से कम इट शुड बी ऑफ गुड, ये क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। एक ही उसमें कॉन्सेप्ट है कि जो तेल की या घी की जो भी फैट जा रही है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी कम होनी चाहिए। हुँ, इफ आप अच्छा तेल खाओगे, अच्छा अच्छा तेल खाओगे, लेकिन बहुत क्वांटिटी में खाओगे, तो तो वो भी उसकी खराब जो ही है। क्वालिटी है वो खत्म हो जाएगी वहीं हुँ, पे। तो बिल्कुल। आपको अच्छी क्वालिटी का खाना है, लेकिन कम खाना है।
तेल की मात्रा जितना हाँ, हो ऐसा सके नहीं उतना हो कि कम अच्छा करें। तेल है तो आप बहुत ज़्यादा मात्रा में खा रहे हो, नहीं वैसा नहीं करना वो है। लिमिट में होना ओके। चाहिए। डॉक्टर आपने नट्स की बात की तो अखरोट आपने कहा कि अच्छा होता है हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए। तो कितनी मात्रा में अखरोट खाना सही है? क्योंकि आपने बोल तो दिया 6 लोग एक-एक मुट्ठी खाना शुरू करेंगे कि चलो मुझे गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना है, हम पूरा एक-एक मुट्ठी खाते हैं। कितनी मात्रा में खाना सही है क्या कोलेस्ट्रॉल? होता है कि उसमें हैंडफुल ऑफ नट्स, आप जैसे 2 अखरोट आप डेली के खा सकते हो। सोक करके बिना सोक किए? उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं नहीं पड़ता है। पड़ता है, आप ठीक है। सोक करके भी खा सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे हुँ, वैसे कर सकते हो। एक्चुअली क्या होता है कि जब सोक आप कोई चीज़ को करते हैं तो उसका जो एब्ज़ॉर्प्शन है, उस पे फ़र्क पड़ता है, ओके। ठीक है? लेकिन ये बहुत ज़्यादा मतलब मैटर नहीं करता है, इस पे बहुत अखरोट, ज़्यादा हुँ, फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप उसको सोक करके खा रहे हैं कि बिना सोक करके खा हुँ, रहे हैं। दूसरी बात, बादाम आप खा सकते हुँ, हो, ठीक है? 5-6 बादाम आप डेली खा खा सकते सकते हो, हैं। वो भी अच्छा होता है। और सीड्स तो आपने बताए हैं, और जितने सीड्स तरह के मैंने बता सीड्स हैं दिए। वो हम खा जो सकते हैं। एक चीज़ मैं बताना, कैश्यूज़ होते हैं और काजू। हाँ, हुँ, काजू होता है और पिस्ता होता है। हुँ। तो ये चीज़ होते हैं, उनमें फैट ज़्यादा होता है, अच्छा। ओके? उसमें फैट ज़्यादा होता है, सैचुरेटेड फैट भी होता है उसमें, हुँ, ठीक है? वो एक तरह से न्यूट्रल है बट कैलोरी ज़्यादा डेंस मात्रा होते में हैं। एक्चुअली इसीलिए हम नट्स ज़्यादा नहीं बोलते हैं कि इसकी कैलोरी, बिकॉज़ इसमें फैट्स होता है ज़्यादा है। मोस्टली, तो उसमें ज हाई कैलोरी आपका इंटेक हो जाएगा, आप ज़्यादा खाने लगोगे तो। अच्छा, तो अगेन बात वही आ जाती है, आप क्वालिटी की चीज़ें खाओ बट वो भी मॉडरेशन में खाना खाना पड़ेगा। मॉडरेशन इज़ द की। या जितना आप उसको मॉडरेशन में खाएँगे, अ, अति वैसे भी किसी चीज़ की खराबी होती है। राइट। तो आपने कहा कि काजू जो है और पिस्ता, हाँ, ये उतने अच्छे नहीं होते अगर एक्सेस अमाउंट में खाया जाए तो। एक्सिस नहीं, इफ मैं आपको बोलूँ कि मैं कंपेयर करूँ, हुँ, ठीक है, नट्स में जैसे बादाम और और अखरोट। अखरोट को काजू और पिस्ता से। इफ आप टेस्ट वाइज़ जाएँगे तो काजू और पिस्ता ज़्यादा टेस्टी होते हैं, हाँ, ठीक है? बट हेल्थ वाइज़ देखा जाए तो बादाम और अखरोट अखरोट ज़्यादा सही होता ज़्यादा है। हेल्थ के लिए बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल के पॉइंट व्यू से हुँ, अच्छे होते हैं। अच्छे होते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर जैसे आपने हमें 4 पैरामीटर्स बताए थे कि अगर कोई लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट कराने जा रहा है, तो टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, हुँ, एलडीएल और एचडीएल के क्या-क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। अगर इसमें किसी का भी कोई पैरामीटर बॉर्डर लाइन पर भी है, आपने कहा टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 होना चाहिए। अगर वो 190 है, 195 है, तो क्या ये भी एक अलर्ट होने का हमारे लिए संकेत है? ये हाँ, बिल्कुल अलर्ट होने का, क्योंकि आप जब उसको खराब होने से पहले ही जब बॉर्डर लाइन हो, हुँ, तब आप अपनी अच्छी चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो। बिल्कुल। आप डॉक्टर से डिस्कस कर हुँ, कर सकते हो कि वो बीमारी बनने से पहले ही आपने उसको, सही क्योंकि करना आज है। के जो की है, आज के वर्ल्ड में, वो है प्रिवेंशन। हुँ, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन राइट, क्योर। ट्रीटमेंट और क्योर। हुँ, तो आपने उसको पहले से ही प्रिवेंट कर दिया है। हुँ, इसलिए उसका क्योंकि आप जब तक आप उसका टेस्ट नहीं कराओगे लिपिड प्रोफाइल का, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका बिल्कुल। कितना चल रहा है। तो वो स्क्रीनिंग भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप अपना जो ब्लड टेस्ट है, वो रूटीनली ऐज वाइज़, ऐज के अकॉर्डिंग अलग-अलग क्राइटेरियाज़ हैं। तो आप ऐज के अकॉर्डिंग अपना जो कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट है, वो चेक कर सकते हो आप ब्लड में। तो कब कराना चाहिए कोलेस्ट्रॉल का चेकअप? जो एक्चुअली इसमें क्या है, एज वाइज है, जैसे 20 टू 40 इयर्स ऑफ एज ग्रुप है, तो हुँ, उनको एक बार आप 20 साल में स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, ठीक है? और उसके बाद में इफ ठीक आता है तो हर 5 साल में आप रिपीट कर कर सकते हो सकते हैं। उसको, इफ 5 साल में इफ एक बार, ठीक आता है, इफ नॉर्मल आता है और ठीक है। आपकी सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, लाइफस्टाइल ठीक चल रही है, सब चीज़ें। लेकिन इफ उसमें गड़बड़ आता है तो वो फिर आगे डॉक्टर बताएगा कि वो कैसे रिपीट उसको करना चाहता है, इफ आपका लिपिड प्रोफाइल अच्छा नहीं आया है। हुँ, अदरवाइज़ इफ ठीक आता है तो आप हर 5 साल में 20 ईयर्स से आप चेक करवा चेक सकते हो। करा सकते हैं, उसके बाद में 40 इयर्स के बाद में जो क्राइटेरिया है, वो आप हर 2 साल पे अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराइए, ठीक तो है। उसमें फ्रीक्वेंसी आपकी कम हो जाती है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो हेल्दी लोग हेल्दी हैं, है, हाँ, जैसे जिनको पहले से बीमारियाँ हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं, तो उनके लिए वो फिर डॉक्टर डिसाइड करते हैं वो, ओके। कि कितना अगर आपकी किसी ने फ्रीक्वेंसी जैसे है। चेक करा लिया अपना कोलेस्ट्रॉल हाँ, और उनको पैरामीटर्स दिखाई दे रहे कि ये सही नहीं है, हाँ। डॉक्टर के पास गए, तो आप लोग अमूमन उन्हें क्या एडवाइस देते हैं? देखो, जब भी बॉर्डर लाइन होता है या थोड़ा-सा भी बड़ा होता हुँ, है, जब तक बहुत ज़्यादा उसका हाई हाई रिस्क या वेरी हाई रिस्क में नहीं होता है, तब तक हम लोग मेडिसिन अवॉइड करते हैं अच्छा पेशेंट्स को ओके, हुँ, खिलाना। तब तक जैसे क्या होता है, कोई पेशेंट आता है तो उसकी पूरी हिस्ट्री ली जाती है, तो हिस्ट्री से हम लोगों को समझ में आ जाता है कि उसकी जीवन शैली कैसी चल कैसे? रही है हुँ, और उसके जेनेटिक्स कैसे हैं। हुँ, मीन्स उसकी जेनेटिक हिस्ट्री कैसी है, उसकी फैमिली में किसी को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम तो नहीं है, फैमिली में किसी को हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें क्या है कि पर्सनलाइज़्ड अप्रोच होती है, एक बार किसी का ज़्यादा आ जाता है कोलेस्ट्रॉल तो उस पर्सनलाइज़्ड अप्रोच के हिसाब से इफ बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर नहीं है, सपोज़ किसी का बैड कोलेस्ट्रॉल 140 है हुँ, हुँ, और उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स नहीं है, हुँ, ठीक है? तो मैं चाहूँगा कि उसको बिना दवाइयों के उसको कंट्रोल करके देखा जाए, उसकी जीवन शैली चेंज करी जाए
उसके बाद में उसका 3 महीने के बाद चेकअप किया जाए। उस 3 महीने के बाद ठीक हो जाता है तो दवाई की कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़नी, आपको जीवन शैली ठीक करके रखने हैं। लेकिन 140 के साथ इफ किसी के फैमिली में किसी को हार्ट अटैक आ रखे हैं, सडन डेथ किसी की हो रखी है, या जो पर्सन है वो खुद स्मोकिंग कर रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है, या फिर बाहर का ही खाना खा रहा है, तो फिर उसमें 140 पे भी मैं बिल्कुल दवाई से स्टार्ट करूँगा, बिकॉज़ उसको रिस्क फैक्टर्स हैं। एग्जैक्टली। तो ये सारे रिस्क फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, बट हमारी पहली चॉइस जो है वो हमारी विदाउट लाइफस्टाइल। मेडिसिन ही होती है, लाइफस्टाइल चेंज करने की। बिकॉज ओके। क्या है, कोलेस्ट्रॉल एक शॉर्ट टर्म चीज़ नहीं है, ये जब तक आपकी ज़िंदगी है तब तक आपको कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखना है। अमूमन क्या होता है कि जब हम लोग दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं तो कुछ टाइम के बाद में पेशेंट छोड़ देता है, हाँ। तो उसको काउंसलिंग करना ज़रूरी है कि कोलेस्ट्रॉल 2-3 महीने की चीज़ नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग चीज़ है। तो ओके। जीवन शैली चेंज करना ज़्यादा अच्छा रहता है पेशेंट के लिए। आपने जैसे हमें बताया कि पहले तो लाइफस्टाइल में बदलाव करने होते हैं, नहीं हो पा रहा है तो दवाइयों का सहारा दिया जाता है। तो अगर एक बार कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ शुरू हो गई तो क्या जीवन भर चलती हैं दवाइयाँ? इसमें क्या है कि आपकी जीवन शैली से, इफ़ जीवन शैली हमने चेंज करी हुँ, किसी पेशेंट की, वो बहुत अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल थी, हुँ, उसकी लाइफ़स्टाइल अच्छी हो गई और उसके बाद में उसका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो गया, ठीक है। तो हम लोग दवाई की उसमें ज़रूरत नहीं है। नहीं। बट किसी की जीवनचर्या अच्छी होने के बाद भी उसका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं हो नहीं रहा है, हो रहा। इसका मतलब उसको मेडिसिन स्टार्ट करनी पड़ेगी। ओके, तो उनकी और दवाइयाँ और चलती उनकी फिर रहेंगी। दवाइयाँ, क्योंकि ये क्या है कि ये ऐसा प्रोसेस है कि आप दवाइयाँ लोगे तो आपका कंट्रोल में रहेगा कोलेस्ट्रॉल, छोड़ोगे आपने जैसे छोड़ ही। दिया, इसका मतलब आपकी जीवन शैली के बाद भी ठीक नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये आपके अंदर का प्रॉब्लम है, बॉडी के अंदर का, तो आपको दवाइयाँ फिर खानी पड़ेगी खानी लाइफ लॉन्ग। पड़ेगी। इफ़ ओके। आप चाहते हैं कि आपका शरीर बचा रहे हार्ट अटैक या पैरालिसिस या एथेरोस्क्लेरोसिस से बचा रहे, तो वो ज़रूरी है फिर। तो डॉक्टर ऐसा है क्या कि अगर कोलेस्ट्रॉल जिनका बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, उनको आगे चलकर दिल से जुड़ी या फिर कोई और बहुत गंभीर बीमारियों का खतरा रहता है? बिल्कुल, जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्या करता है कि हार्ट ब्लॉक्स, एक्चुअली क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल ब्लड ब्लड में होता है। हुँ, तो ब्लड जो होता है वो ब्लड वेसल्स में होता है, ठीक जो है। आर्टरीज़ होती हुँ, हैं। तो उसमें क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल धीरे-धीरे उसके अंदर वॉल्स में डिपॉज़िट होता जाता है और वो इस तरह से हार्ट ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है। अच्छा। तो जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं, जो भी शरीर के अंदर के अंग हैं, हुँ, उनकी जो खून की सप्लाई होती है, हुँ, हुँ, वो ब्लड वेसल्स के थ्रू ही होती है। ठीक है। तो इफ वहाँ पे आपका ब्लॉकेज क्रिएट होना स्टार्ट हो गया, तो वहाँ पे उसकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। अब वो किसी भी जगह है, ये मेनली क्या होता है, हार्ट में होता है। हुँ, तो हार्ट की ब्लड सप्लाई कम होने से आपने सुना होगा हार्ट अटैक्स आते हैं, करेक्ट। ठीक है? जैसे ब्रेन की ब्लड सप्लाई कम हो गई, ब्रेन को जो सप्लाई स्ट्रोक आ करती गया। है तो स्ट्रोक आ गया। हुँ, इफ किडनी में कम हो गई तो किडनी में प्रॉब्लम हो जाएगी, फेल हो आपका जाएगा। किडनी फेल हो जाएगा। आपके हाथों पैरों की नसों में प्रॉब्लम हो गई तो वो आपको गैंग्रीन, एक ऐसी गैंग्रीन की प्रॉब्लम होती है, वो हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि फिर एम्पुटेशन, हाथ ही काटना पड़ता है या पैर काटने पड़ते हैं, इस तरह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि कहीं किसी भी ऑर्गन के जो ब्लड सप्लाई है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करवाता है ओके, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा ठीक है। बढ़ बढ़ के हार्ट ब्लॉक बना के। बना सकता है। तो राइट। इसमें आपने कहा हार्ट अटैक, पैरालिसिस इस तरह का जो खतरा है वो बढ़ हार्ट अटैक, सकता है। पैरालिसिस, किडनी फेल्योर या फिर पैरों पैरों काटने की की बीमारी। नौबत आ हाँ, जाती है, हाँ हाथ जी। पैरों को काटने की, हाँ जी। गैंग्रीन बन जाता है तो। गैंग्रीन बनने की ओह माय चांसेस गॉड! रहते ओके, मतलब ये काफ़ी सीरियस हैं। प्रॉब्लम सीरियस है। प्रॉब्लम है। तो हाई कोलेस्ट्रॉल के कुछ ऐसे लक्षण हैं जो हमारी बॉडी में दिखाई देते हैं, जो अगर समय रहते हम पहचान सकें, तो इसका इलाज कराना संभव है हमारे लिए? हाई कोलेस्ट्रॉल के एज सच तो कोई इस तरह से, जब तक ये बीमारी नहीं बना देता है, हुँ, लाइक मैंने बताया कि जो ब्लॉकेज जब तक क्रिएट नहीं करता है, तब तक आपको उस ऑर्गन पे जो भी अंग है उसके आपको सिम्टम्स नहीं आएंगे, ठीक है, साइलेंट कोई भी किलर एक तरह लक्षण से। नहीं आएंगे। हुँ, लेकिन आपका जब कोलेस्ट्रॉल एक अमाउंट से ज़्यादा रहेगा तो आपको एक बहुत ही जनरलाइज्ड वीकनेस आपको रह सकती है कि अब मेरे को कमजोरी रहती है, मैं इतना फ्रेश फील नहीं करता हूँ, हुँ, ठीक है, या चलते फिरते टाइम मेरे को बाकी लोगों से ज़्यादा थकान आती है, या लोग मेरे को कहते हैं कि मैं मुझे ठीक नहीं लगता है, या बहुत ही जैसे हेडेक भी हो सकता है इससे, ठीक है, आपके हाथ पैरों में भी दर्द हो सकता है चलते फिरते टाइम, या फिर क्या बोलते हैं कि हर टाइम आपको वीकनेस, कमजोरी फील हो सकता है। तो इसका खाली कोलेस्ट्रॉल का कोई बहुत स्पेसिफिक सिम्टम नहीं नहीं होता है होता। लक्षण, बट ये सारे नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है, ये भी कैच करना ओके, इम्पोर्टेंट है, ये भी पकड़ना ओके। ज़रूरी है। अच्छा, आँखों में बोला जाता है कि कुछ डिपॉज़िशन होने लगता है, तो उसके सिम्पटम्स आँखों में दिखाई दे सकते हैं कोलेस्ट्रॉल के, या स्किन में कुछ बदलाव होने लगता है, ऐसा है? देखो, वो क्या है कि बहुत सारे पेशेंट में नहीं होता है, लेकिन जो फैट डिपॉज़िट्स होते हैं, वो उसको ज़ेनथिलिज़्मा ज़ेंथोमास बोलते हैं, या तो ओके, आँखें होती है, वहाँ पे फैट के डिपॉज़िट्स होते हैं। ठीक तो है। वो ईज़िली कोई भी उसको पहचान सकता है कि आँखों के जो आईब्रोज़ हैं, उसके जस्ट नीचे आपके फैट डिपॉज़िट्स होने लगते हैं। ओके। और
दूसरी चीज़ ये है कि आपके जो ये है बोन्स हैं, बोनी एंगल्स प्रोमिनेंसेस, यहाँ पे भी फैट डिपॉजिट्स जिसको ज़ैंथोमास बोलते हैं और आँखों वाले को ज़ैंथिलिज़्मा बोलते हैं। तो वहाँ पे फैट डिपॉजिट होने से वो होता है, लेकिन उसका जो रिलेशन है वो बहुत बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं हुँ, कि कोलेस्ट्रॉल में किसी में कम क कोलेस्ट्रॉल में भी वो डिपॉजिट हो सकता है, किसी में हाई कोलेस्ट्रॉल में डिपॉजिट हो सकता है। तो उसका कोई ऐसा डायरेक्ट रिलेशनशिप है नहीं उसका। ओके, डॉक्टर ये भी कहा जाता है हाँ, कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, तो जो सबसे बढ़िया रामबाण इलाज है, वो आपके लिए है एक्सरसाइज़। आप इस बात से एग्री करते हैं? बिल्कुल। तो एक्सरसाइज़ क्या किसी अलग तरीके से करना चाहिए, जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर सकता है, हाई कोलेस्ट्रॉल के लेवल को? इसमें क्या है कि जो एक्सरसाइज़ होती है कोलेस्ट्रॉल के लिए, तो उसमें एरोबिक एक्सरसाइज़ इम्पोर्टेंट होती है। एरोबिक एक्सरसाइज़ का मतलब कि आप या तो जल्दी-जल्दी चलो, ठीक है? ओके, और उसका क्राइटेरिया है आपकी 30 मिनट्स, ब्रिस्क वॉकिंग। 30 मिनट्स आप ब्रिस्क वॉक करो, जल्दी-जल्दी वॉक करो। हुँ, या फिर आप साइक्लिंग कर सकते हैं, तो साइक्लिंग कर सकते हो ठीक है। या फिर स्विमिंग कर सकते हो। तो ये 3-4 एक्सरसाइज़ है जो एरोबिक्स हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल करती प्ले है। करते इससे हैं। क्या होता है कि आपका वेट कम होता है, हुँ, हार्मोनल जो इम्बैलेंस होता है, वो बैलेंस होता है और इससे आपका क्या बोलते हैं कि फैट फैट भी बर्न होगा और आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। तो वज़न कम करना भी एक तरह से हुँ, आपके कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल कर सकता है। बिल्कुल। तो आपका इफ वज़न कम होता है, हुँ, इफ वज़न आपका जो ओवरवेट है और आप उसको नॉर्मल रेंज में ले आते हैं, तो उससे बिल्कुल आपके कोलेस्ट्रॉल पे फ़र्क पड़ता है। आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, आपका हुँ, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उससे बिल्कुल फ़र्क ठीक पड़ता है। है। जाते-जाते हम चाहते हैं कि आप हमारी ऑडियंस को ये ज़रूर बताएँ कि ऐसे कौन से खाने के आइटम्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं? उन्हें या तो हम अभी से अपनी डाइट में लेना बंद कर दें या उसको एकदम लिमिटेड मात्रा में लेना शुरू कर देते हैं? तो मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जो भी रेडी टू ईट फूड है, हुँ, रेडीमेड फूड है या फ़ास्ट फूड्स हैं, ठीक है। उसको आप या तो बिल्कुल बंद कर दीजिए या महीने में आप एक बार इस तरह से वन्स इन अ उसको ब्लू मून। वन्स इन अ ब्लू मून आप खाना स्टार्ट करिए। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हुँ, है। दूसरी चीज़ है कि फ़ास्ट फूड के साथ हम एक और जो चर्चा करना चाह रहा हूँ मैं, वो ये है कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, हुँ, ठीक है? जो शुगरी बेवरेजेज़ जो भी होता है, चाहे आप एनर्जी ड्रिंक्स ले लीजिए या नॉर्मली जो आपके ड्रिंक्स चाय, अवेलेबल है कॉफ़ी भी। जिसमें शुगर ज़्यादा होती है, वो भी आपके कोलेस्ट्रॉल को अफ़ेक्ट करते हैं। चाय, कॉफ़ी भी? चाय, कॉफ़ी भी, हुँ, इफ़ उसमें शुगर है, तो वो आपको बिल्कुल कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक तो है। आप बेटर है उसको अवॉइड करिए। चाय में क्या होता है कि एक तो शुगर होती है हुँ, और दूसरा मिल्क होता है। हुँ, इफ़ फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, तो वो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकते हैं। ठीक है। बट यही आप ब्लैक कॉफ़ी या ब्लैक टी पी रहे हैं हुँ, और विदाउट शुगर पी रहे हैं, तो उसमें आपका कोलेस्ट्रॉल अच्छा ही होगा, उसमें आपका बुरा नहीं होगा। नहीं होगा, तो ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ आप जो घर में खाना बना रहे हैं, वो कम तेल, कम घी जितना आप यूज़ कर रहे हैं, उससे कम तेल, कम घी में बनाइए। अच्छी क्वालिटी का ऑयल होना चाहिए और क्या बोलते हैं कम ऑयल होना चाहिए। और चौथी चीज़ है कि अपने जो डाइट है उसमें फाइबर्स ज़्यादा होने चाहिए और फाइबर्स का एक ही तरीका है, आप आर्टिफ़िशियल फाइबर्स लेने की बजाय आप जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं हुँ, वो लीजिए और मैं चाहूँगा कि आपका जो एक एक जो मील है, तीनों मील ब्रेकफ़ास्ट, लंच और डिनर में से एक जो मील है, वो आपका फुल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होना चाहिए। ओके। इंस्टेड ऑफ रोटी, दाल और जो भी हमारी करीज़ होती हैं, हुँ, उसके बजाय एक मील जो है, वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स वाला होना होना चाहिए। चाहिए। अंडा को लेकर के या रेड मीट को लेकर के भी बोला जाता है कि नॉन वेजिटेरियन खानों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नॉन ज़्यादा होती है। रे जो रेड मीट होता है, उसमें सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। इफ़ ठीक है। हम खाने की चर्चा करेंगे, तो हुँ, सबसे ज़्यादा जो ये फैट होता है, हुँ, जो बैड कोलेस्ट्रॉल जो बैड फैट होता है, वो रेड मीट में होता है। तो रेड मीट को टोटली अवॉइड करना चाहिए। चिकन और फिश जो होते हैं वो उनमें अच्छा प्रोटीन होता है और फैट्स भी उसमें अच्छे होते हैं, ठीक है, ठीक है? बट उसको आप ज़्यादा हाई हीट कुकिंग नहीं कर सकते उसकी, फिर उसका वो क्वालिटी चला जाएगा। ठीक है। तो आप फिश खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं। एग्स में क्या होता है उसमें योक होता है, जो उसके अंदर जो होता हुँ, है येलो योक होता है, उसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है। ओके, तो एक आप एग डेली खा सकते हैं, बट एक से ज़्यादा खा रहे हो तो आपको चाहिए कि आप उसका जो येलो योक है वो निकाल के आप खाइए। ओके, अदरवाइज़ आप एक-एक खा सकते हैं क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल के साथ बहुत सारे विटामिन्स भी होते हैं। होते हैं। तो ये सारी जो खाने की चीज़ें हैं वो ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती हैं हमारे शरीर में, राइट, जितना हो सके कम कर कम दें कर देना तो चाहिए। ज़्यादा बेहतर है। और राइट, आपने हमें ये भी बताया कि क्या खाना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए क्या तरीके अपना सकते हैं हम। आपने तेल के बारे में बहुत ही विस्तार से हमें सारी जानकारी दी, जो कि बहुत ही ज़्यादा आई थिंक हमारी ऑडियंस के लिए भी यूज़फुल होने जा रही है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आई होप आपने इस सेशन को एन्जॉय किया श्योर। होगा। थैंक थैंक यू यू, सो मच। थैंक यू। एंड ऑडियंस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा।
मन में अगर आपके कोई और सवाल रह गए हों कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने का। ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT लाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।